हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, हमने पहले वाली वीडियो में केम काइनेटिक्स को कंप्लीट किया था। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओर मूव करेंगे, जो कि आपके नीट NIT JEE एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और मैं सभी स्टूडेंटों को बधाई देता हूं कि आपने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइब कराने में बहुत मदद की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भविष्य में भी ऐसे करें और चैनल को शेयर करें और जल्दी जल्दी उसके सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हम आपको तरह तरह के ट्रिक वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और आप केमिस्ट्री को एक नए सिरे से पढ़ोगे तो आपको भी कुछ बेनिफिट होगा। तो नियम ये है, आपको बेनिफिट है तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए ज़रा, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। हम तो यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करें उससे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लें कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कि यह जानकारी देता है कि विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं विभिन्न प्रकार के सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में हमें नॉलेज देता है। तो इस ब्रांच को हम वैद्युत रसायन दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इन इंग्लिश द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन टाइप ऑफ सेल like this Daniell cell, Galvanic cell and concentration cell, something is known as electrochemistry। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको सब्सटेंस के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं। हम बहुत बेसिक से लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना हार्ड रूप लेगी। तो अगर आपने इस वीडियो देखना शुरू किया है तो रेगुलर वीडियो को देखें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत ही ईजी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस के बारे में नॉलेज देखते हैं। क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो यहाँ सब्सटेंस मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, आपको बता रहा हूँ। टाइप नंबर 1 इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। बेसिक से पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी। टाइप बी जो है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जबकि इसको बोलेंगे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ध्यान दीजिए। और सब्सटेंस इन हिंदी पदार्थ। देखिए, इस सब्सटेंस को हम जिस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं वह है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए जरा, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के बारे में आपको जानकारी देते हैं वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वाटिक सॉल्यूशन एंड मॉल्टन स्टेट्स। दैट मीन्स ऐसे पदार्थ जो कि जलीय अवस्था में और गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस।
like this. हाँ जी, the substance which produce electricity conducting in aquatic solution and molten state, जलीय अवस्था और गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहलाते हैं। इधर बात करें द सब्सटेंस which cannot produce electricity conducting in aquatic solution and a molten state, वे पदार्थ जो कि जलीय अवस्था एवं गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। जबकि वे पदार्थ जो कि जलीय अवस्था और गलित अवस्था दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। अब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की ओर मूव करते हैं, जबकि यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो नाउ डिस्कस ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के होते हैं। हाँ जी, टाइप नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड टाइप होगा वो होगा हाँ जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन ये है, सर इलेक्ट्रोलाइट को आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्लासिफाई किया है, तो इसका क्या आधार है? तो इसका जो आधार है वह है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो बेसिक पॉइंट है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनन की मात्रा के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इन हिंदी प्रबल वैद्युत अपघटन और ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघटन। ध्यान दीजिए, यहां पर अब हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। हम किसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो ध्यान दीजिए, वो सब्सटेंस जिनका आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स कंप्लीट आयनाइजेशन are obtained in aquatic solution। मतलब वे पदार्थ जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन हमें प्राप्त हो जाए इन एक्वाटिक सॉल्यूशन। दूसरी बात, जिनके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू, दिस इज अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए? वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स कंप्लीट आयनाइज हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन पर तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। ये तनुता के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब इन पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट,
ये जो खास बात है इस पे ध्यान देना। हाँ जी, इन सब्सटेंस में इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट ऑब्टेन। यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट हमें प्राप्त नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक दिस NaCl। जब हम NaCl को एक्वाटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। दैट मीन्स NaCl is salt decompose into Na plus in aquatic solution, Cl minus in aquatic solution। तो यहां पर ध्यान दीजिए, Na plus और Cl minus are not changed। Na plus और Cl minus, this is irreversible reaction because in this case equilibrium state is not obtained for strong electrolyte। आगे अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ध्यान दे रहे हैं, तो वीक पे ध्यान दीजिए, इनमें जो आयनाइजेशन होगा वो क्या होगा, आगे नॉट कंप्लीट आयनाइजेशन, यहां पर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। और यहां पर जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू नॉट 100%, दैट मीन्स 0 से ज्यादा होगी बट 1 से कम होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट बात करें इट इज अफेक्टेड बाय, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज अफेक्टेड बाय डायल्यूशन। ये डायल्यूशन के द्वारा प्रभावित होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। और नेक्स्ट यहां पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, तो यहां पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑब्टेन। एग्जांपल देता हूं आपको, CH3COOH डिकम्पोज इन CH3COO माइनस प्लस H प्लस। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, एसिडिक एसिड एक क्या है, वीक एसिड है। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो एसिडिक एसिड है वो डिकम्पोज होता है एस्टेटाइन और H प्लस आयन। तो यहाँ पर ये जो एस्टेटाइन और H प्लस आयन है ये वापस एसिडिक एसिड में चेंज हो सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है। तो नाउ डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स है, सबसे पहले क्या है, एसिड, फिर क्या है बेस, और फिर क्या है साल्ट। आप पता है एसिड और प्लस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे एसिड और बेस के एग्जांपल। तो आपको क्या पता कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 100% होगी। जैसे एग्जांपल हमारे पास H2SO4, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह बात करें HNO3, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह बात करें, हाँ जी, इसी तरह हम बात करें हाइड्रोजन परक्लोरेट एसिड, हाँ जी, HI, HCl, ETC। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिन एसिड का कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए इन एक्वाटिक सॉल्यूशन तो उन्हें बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। इसी तरह बात करें वीक एसिड, वीक एसिड में क्या है, एसिडिक एसिड है, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड है, दैट मीन्स बोरिक एसिड है, दैट मीन्स H2S है, हाँ जी। इसी तरह फॉर्मिक एसिड है, ETC। मोस्टली जिस एसिड में, हाँ जी, आपको मोस्टली कार्बन देखने को मिले वो एसिड मोस्टली क्या होता है, वीक एसिड होता है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि यहाँ पर इनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, इन पर डायल्यूशन का इफेक्ट होता है। तो आफ्टर डायल्यूशन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस एज वेल एज। हाँ जी, अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में।
स्ट्रॉन्ग बेस में जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है उनकी जो साल्ट है वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ जी, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ जी, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, etc। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये बेस के एग्जांपल है। इनके लिए अल्फा की वैल्यू 100% होगी। नाउ डिस्कस वीक बेस। वीक बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ जी। इसी तरह बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है? वीक बेस है। ये भी एक क्या है? वीक बेस है, हाँ जी। इसी तरह बात करें हम Al2OH का होल 3 और etc, ये सभी क्या है? वीक बेस है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल भी है। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, फिर इसको मिलाएंगे फिर बनेगा K2SO4, या फिर बनेगा NaNO3, हाँ जी। इसी तरह बात करें KNO3 etc, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिनका कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। इसी तरह बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ही थ्रू आता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, दैट मीन्स बात करें यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ जी। इसी तरह बात करें हम कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड ये है और वीक बेस ये है, तो यहाँ करेंगे Na2SO3 etc, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम बात करेंगे वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। तो वीक एसिड और वीक बेस से मिला, ये वीक एसिड और ये क्या है? वीक बेस, दोनों से मिला हुआ कहलाएगा, हाँ जी, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। इसी तरह और मैच करेंगे, ध्यान दीजिए अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह बात करें अमोनियम सल्फाइड, ये भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सभी एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्ट्रॉन्ग से बना साल्ट वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और वीक से बना साल्ट वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आप इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन कौन से वीक है। तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका साल्ट को आप वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको ये साल्ट देखना है, अमोनियम एसिटेट क्या होगा, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको अमोनियम एसिटेट, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो इसको आप एक्वा सॉल्यूशन में डालिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज एसिडिक एसिड, हाँ जी, और दिस इज अमोनियम। अब आप देखिए ये अमोनियम है, ये क्या है? एसिड आयन है। अब वाटर में आप इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो इसके पास तो प्लस आएगा और इसके पास क्या जाएगा? माइनस। तो देखिए वाटर के साथ ये क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या एक वीक एसिड है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है। तो दोनों से मिला साल्ट भी क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। नाउ डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। जनरली सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए जरा सभी स्टूडेंट्स वीडियो क्लास तक बने रहिए। सब्सटेंस दैट मीन्स पदार्थ को फिर से हम क्लासिफाई कर रहे हैं आज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। दैट मीन्स नंबर ए, this is conductor. Number B, this is insulator. और number C, this is semiconductor. तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स,
इसे हम बोलेंगे चालक, इसे बोलेंगे कुचालक या फिर अचालक, इसे बोला जाएगा अर्धचालक, इसे अर्धचालक बोला जाएगा। तो हम इस वीडियो में ओनली फोकस कंडक्टर सब्सटेंस। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इंटरेस्ट लीजिए इस कंडक्टर को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस कंडक्टिविटी। हम ये देखेंगे व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या है। तो ध्यान दीजिए, कंडक्टर एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर आयंस के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर हम इंग्लिश टर्म में देखें तो क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस which conducting electricity through इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोल सकते हैं आयंस, वो पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिंग करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस के द्वारा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन्स और आयन के आधार पर ही कंडक्टर को दो क्लास में डिवाइड करेंगे। तो नंबर 1 जो क्लास होगी वो क्लास होगी मेटालिक कंडक्टर, दिस इज मेटालिक कंडक्टर, या फिर इसको कभी कभार बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। यहां से सीबीएसई आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन पुट किया जाता है। और सेकंड कंडक्टर होगा, सेकंड कंडक्टर जो होगा वो होगा नंबर बी, ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। दैट मींस धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और ये है वैध अपघटन चालक। तो हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो मेजर केमिस्ट्री जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान दीजिए, हम इसको मिस देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसी डेफिनेशन से देखते हैं। तो क्या बोलेंगे, द कंडक्टर in which conducting electricity through by electrons इस प्रकार के कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या कंडक्टिंग की जाती है बाय इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो इसे क्या बोलेंगे, इज नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाएगा। जबकि बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहां पर इसको बोलेंगे the conductor in which conducting of electricity through migration of आयंस की माइग्रेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस प्रकार की कंडक्टर में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होती है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको वापस देखिए, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक में जो मुख्य बात बताई गई है, इस प्रकार के चालकों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। जबकि बात करें इस प्रकार के कंडक्टर में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आयंस के बनने पर या फिर आयंस के माइग्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यदि
सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है और उस दौरान अगर देखा जाए तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर होता है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन दिस केस नॉट फॉर्म आयंस। आयंस हमेशा बनेगी इन एक्वाटिक सॉल्यूशन या पोलर एक्वाटिक सॉल्यूशन की बात करें या फिर मॉडर्न स्टेट में होना जरूरी है। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। यहाँ पर दूसरी बात ये है, आपने ये देखा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है, इस मैग्नेटिक कंडक्टर में यहाँ पे लिखा हुआ मेटल्स, और मेटल्स आपको पता है मेटल्स क्या होती है, द सब्सटेंस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन्स इज नोन एज मेटल्स। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई मेटल है और मेटल से क्या बाहर हो गया है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो मेटल में चार्ज क्या जाता है, प्लस। इस प्लस चार्ज को क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कर्नल। तो ये जैसे जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक होल टाइप में पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। जितना ज्यादा कर्नल इस प्रोसेस में होगा, इसकी कंडक्टिविटी मतलब इसकी इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम वीडियो में आगे डिटेल से समझेंगे। तो सर स्टूडेंट्स वीडियो क्लास तक बने रहिए। और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ये आयंस के प्रोड्यूस होने पर ही जनरेट होता है। अब हम मैग्नेटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को दोनों को कंपेयर करेंगे, उसकी सहायता से आप इन दोनों को अच्छे से समझ पाओगे। और ध्यान रखना, इससे हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहले मैं बात करूं पहले पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर यहाँ पे करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ क्या बात करेंगे, करंट फ्लो बाय फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पर किसके फ्लो होने पर होता है, आयंस के होने पर होता है। दूसरी बात देखें यहाँ पर कि जब मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में स्टडी की जाती है तो यहाँ पर देखिए नॉट केमिकल चेंज, यहाँ पर ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, नॉट केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट। जब करंट का फ्लो किया जाता है तो उस दौरान कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज इन chemical change of substance during flowing current। जब करंट फ्लो किया जाता है तो इस दौरान यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखूं, याद आ दीजिए मैंने एक बात बोली थी, मैग्नेटिक कंडक्टर जो होता है उसमें मेटल्स होती है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं तो रिमूव होने पर वहां पर एक कर्नल जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जनरेट होने से ये इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल आपस में कोलाइड्स करते हैं और कोलाइड्स करने के कारण इनकी कंडक्टिविटी दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे एक बैरियर होगा जिसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस generates by collisions with kernel के द्वारा कोलाइड होकर ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। जबकि यहां जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, रेजिस्टेंस जनरेट्स बाय इंट्रैक्शन
इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बाय इंट्रैक्शन। अब यहाँ इंट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है? सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन हो सकता है, ये फिर क्या हो सकता है? सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हो सकता है, ये फिर क्या हो सकता है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हो सकता है। हम इसको आगे समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो सोल्यूट सोल्यूट के इंट्रैक्शन से हो सकता है, या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से हो सकता है, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से हो सकता है। जबकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आप इसको समझे, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर मेटल्स है और मेटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको एक वीडियो लेता हूं, तो मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किया गया है और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस में क्या है? O प्लस, दैट मींस यहाँ पे जो प्लस बना हुआ है इसे क्या बोलेंगे? कर्नेल। क्या बोलेंगे? कर्नेल। कुल मिला के मैं बोलूं कि मेटल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही वहां पर पॉजिटिव साइन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और उसे क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। और जो कर्नेल जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के दौरान कर्नेल इसके बीच में आ जाता है और ये आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने पर इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। जबकि इसमें क्या है? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर आयन इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का अमाउंट इनके कारण इंक्रीज होता है तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी, जबकि अगर यहाँ कर्नेल का अमाउंट ज्यादा है तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? तो ध्यान दीजिए, मैं एक आपको एक अच्छे से समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, अगर यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोस्टली एक्साइटेड होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो द अमाउंट ऑफ कर्नेल इंक्रीजेस, और जैसे ही कर्नेल का अमाउंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नेल बोथ आर कोलाइड टू ईच अदर और इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीजेस एज वेल एज, बट in this case solute and solute solvent interaction increases, so the decomposition of substance as well as decrease, that means degree of ionization decrease होगा, और जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी अगर रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देके समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है इसका जो एग्जांपल होंगी ऑल टाइप ऑफ मेटल्स, सभी प्रकार की धातुएं इसका एग्जांपल्स है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट। तो आपने मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो उसमें मैंने मिक्सर करके बताया था आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट आएंगे, जबकि यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। इन दिस केस जनरली एग्जांपल्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहलाता है, बिकॉज इन दिस केस ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? लेयरली होता है, और वहां इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीज ब्रेकिंग होता है उस दौरान इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस को हम यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आपको 4 कंटेनर दिख रहे होंगे आपको, दैट इज बीकर, इनमें वाटर डिजोल्व है। तो मैंने इसमें जो साल्ट डाला वो क्या है? लिथियम क्लोराइड। इसमें जो साल्ट डालूंगा वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसमें साल्ट डाला वो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। जबकि इसमें साल्ट डालूंगा वो क्या है? रुबिडियम क्लोराइड। इसी तरह सीजियम क्लोराइड की बात करें, नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर जो डाला जाएगा वो मान लीजिए सीजियम क्लोराइड। इन साल्ट में जो खास बात है वो क्या है? इनमें एनाइंस क्या है? सिमिलर है, और यहाँ जैसे इसको एरोमेटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉमन सी बात है, यहाँ पर आयंस तो बनना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ जो आयंस बना है दिस इज कैटायन, दैट्स मीन लिथियम प्लस
हाँ जी, यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये क्या भैया, सोडियम प्लस, इधर बात की जाए तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम प्लस, और यहाँ बात की जाए तो यहाँ बनेगा रुबिडियम प्लस, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ बनेगा सीजियम प्लस। तो ध्यान दीजिए ये जो कैटायंस है, ये अगर इसको आप थोड़ा हटके मान लीजिए इसको आपने लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं डाला तो ये इसमें होंगे गैसेज फेज में, मान लीजिए इसको इसमें है गैसेज फेज में, स्टार्टिंग में जो है ये क्या है गैसेज फेज में है। अब आपने क्या किया, इसको लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डालने के दौरान मतलब एक्वाटिक सॉल्यूशन में रखा है इनको साल को, तो यहाँ ये बन जाएगी एक्वस एक्वाटिक। इसी तरह सोडियम भी क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हो जाएगा। इसी तरह बात करूँ मैं पोटेशियम भी क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हो जाएगा। और यहाँ पर बात करूँ मैं रुबिडियम, रुबिडियम भी क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो सीजियम, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हो जाएगा। तो यार ध्यान दीजिए, जब ये नॉर्मल फेज में थे तो इनको गैसेज फेज में लिखा जाएगा। जब ये सॉल्यूशन मतलब जल में मिला दिया जाएगा इंसान को तो ये एक्वाटिक फेज में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एनाइंस क्या है, कॉमन है, तो हम Cl माइनस को जनरली इनके साथ ही मानेंगे। तो यहाँ देखना यहाँ बात क्या है, तो बात क्या है, सॉल्यूशन ऑफ आयंस। अगर आयंस का सॉल्यूशन किया जाए, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो कैटायन है, कैटायन के पोलर है, तो कैटायन, और आपको पता है वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, अगर वाटर मॉलिक्यूल फोकस करें तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या भैया, पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट है। अगर इधर का पार्ट देखा जाए तो नेगेटिव, इधर का देखा जाए तो पॉजिटिव। दिस इज डाइपोलर, क्या है, डाइपोलर है। और दिस इज आयंस। तो यहाँ इंटरेक्शन जो होगा वो इंटरेक्शन होगा आयन अधिक आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन यहाँ पर होगा वो क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या समझना है, क्या इन सभी साल की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो क्या सेम है या फिर सभी की अलग अलग है। क्वेश्चन मुद्दा ये है कि सभी साल्ट, ये जो साल्ट है सभी क्या है, एल्कली मेटल से बने होंगे, तो इनकी सभी की कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए या फिर डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसी को हम मद्देनजर रखते हुए आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो इन एग्जांपल को समझे। तो ये कह रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन अगर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीजेस। व्हेन आयन डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज, तो इंक्रीज होने पर जो लेयर्स होंगी, लेयर्स ऑफ H2 molecules, H2 molecules, H2 molecules on ions, वो भी क्या होगी, इंक्रीजेज होंगी। तो ध्यान दीजिए, आयन जितना छोटा होगा, आयन का साइज जितना छोटा होगा, वो आयन उतना ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ाएगा। यानी मतलब ये है, जितना छोटा आयन उतना ही ज्यादा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मैं ये कह सकता हूं, जितना छोटा बिकम्स उतना ही मोटा। मेरी बात समझो, छोटा बिकम्स मोटा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको देखिए, अगर यहाँ देखा जाए, इनका साइज देखा जाए, क्या देखा जाए, साइज। तो साइज देखा जाए तो साइज इस केस में इंक्रीज हो रहा है। सीजियम प्लस का साइज क्या है, ज्यादा, जब आयंस को गैसेज में रखा जाता है। लेकिन जब ये साल्ट एक्वाटिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो यहाँ कैटायंस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिए, जब वाटर की लेयर बनेगी तो वाटर की कितनी लेयर बनेगी, उनका अमाउंट क्या होगा, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो क्या है, साइज ऑफ आयंस, आयन का साइज क्या होगा। अगर आयन का साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, तो इस केस में यहाँ पर जो लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होंगी। क्या होंगी, डिक्रीज। लेयर्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स क्या होने शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जितना ज्यादा डिक्रीज होंगी उतना ही कम क्या होगा, सॉल्वेशन होगा। मेरी बात को समझे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है। अगर हम इसकी साइज की बात करें इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, तो लिथियम का साइज ज्यादा होगा, उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। और इस बात को समझें, जितना ज्यादा छोटा कहता है उतना ही ज्यादा आयन आयन डायपोल इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा आयन आयन डायपोल इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिथियम प्लस आयन का साइज जो हो गया, बढ़ गया। बढ़ने के कारण अगर देखा जाए तो इन आयंस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो लिथियम प्लस है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। इसी तरह बात करें सोडियम प्लस है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, इसी तरह पोटेशियम प्लस है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, इसी तरह बात करूं रुबिडियम प्लस है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, और इसी तरह बात करूं मैं सीजियम प्लस, ये भी किसमें है, एक्वेटिक सॉल्यूशन। अगर इन पे नजर डालूं मैं, अगर इनकी आयन मोबिलिटी मतलब इनका माइग्रेशन देखा जाए तो माइग्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा, क्योंकि सीजियम का साइज इन एक्वेटिक सॉल्यूशन कम है, और जिसका साइज इतना कम उसका माइग्रेशन उतना ही ज्यादा। तो सीधे सीधे शब्दों में मैं बता दूं, आयंस का माइग्रेशन जितना फास्ट होगा उसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आयंस का सॉल्यूशन बढ़ेगा, दैट मींस आयन का सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और अगर सॉल्यूशन कम होगा तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, अब आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ रखा गया है लिथियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो सीजियम क्लोराइड की तुलना में क्या होगी, बहुत कम होगी, इसमें एक्वेटिक सॉल्यूशन में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आयंस पर सॉल्यूशन का इफेक्ट किस प्रकार से होता है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। इस केस में आयनिक मोबिलिटी सबसे कम लिथियम की होगी, सबसे ज्यादा सीजियम प्लस की होगी, क्योंकि ये एक्वेटिक सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो किसकी होगी, लिथियम की होगी, ये गैसेज में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और ये जो दे रखा है ये साइज का मैटर है, किसका मैटर है, साइज ऑफ आयंस इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मोबिलिटी है, जबकि ये गैसेस में। तो मैंने इस तरह से आपको अच्छे से समझा दिया है इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयंस। अब हम वीडियो के लास्ट में मेटल कंडक्टर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें जो मोस्टेड है वो क्या है, टेम्परेचर। मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर मेटल कंडक्टर को इस प्रकार अफेक्टेड करता है। मान लीजिए जो मेटल है, मेटल के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे ही वैलेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ये आप ये बटा याद रखना, जितना छोटा उतना छोटा इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। वैसे सारा भाषा में बोल रहा हूँ, एक्वेटिक सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, जितना छोटा आयन होगा वो एक्वेटिक सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा एरिया घेरेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी मेटल कंडक्टर की। वहां पर मैंने बोला कि जो मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं समझा रहा हूँ, आप समझे इस बात को, अच्छे समझे कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए ये क्या है, मेटल है, एम क्या है यहाँ पे, मेटल, और मेटल ने क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो एम पे क्या गया, प्लस। तो ये जो मेटल्स है इसके पास जो प्लस वाला चार्ज है, यहाँ होल बन चुका है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसे बोलेंगे कर्नेल। क्या बोलेंगे, कर्नेल। और ये जो कर्नेल है उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो याद रखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे भैया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से फास्ट क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और उतनी जल्दी मात्रा में कर्नेल बनेगा, और कर्नेल क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड्स होंगे। कोलाइड्स होने का इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कर्नेल इंक्रीज इन दिस केस व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटलिक जो कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होती है व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सोल्व करना चाहते हैं।
तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो क्लास तक बने रहिए और अच्छी मेहनत कीजिए। आपको तरह तरह बताई जाएंगी ऑन मेजर केमिस्ट्री जॉन। आज फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन है जो कि कंडक्टर नहीं है। आदि फर्स्ट क्या है, NaCl इन एक्वस। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिंग करता है इन एक्वेटिक सॉल्यूशन वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। NaCl इज कंडक्टर। इसी तरह बात करें NaCl इज वाटर स्ट्रीम, ये भी कंडक्टर है। और Ag ये एक मेटलिक कंडक्टर है, ये क्या है, आदि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। बट NaCl ये जो दे रखा है, ये दे रखा है सॉलिड में दे रखा है। तो आप ध्यान दीजिए, NaCl एक प्रकार का साल्ट है और साल्ट सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं बनाता है। तो ध्यान रखना, NaCl या कोई भी साल्ट अगर एग्जिस्ट करे सॉलिड स्टेट में तो इस कंडीशन में आयंस फॉर्म नहीं करेगा। नहीं करने के कारण क्या कहलाएगा, हाजी बैड कंडक्टर कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम कंडक्टेंस इज शोड बाय विच इक्विमोलर इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। तो यहां ध्यान दें, क्वेश्चन ये बताया गया है कि इन चार में से कौन है जो कि मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा। क्योंकि चारों क्या है, साल्ट है। तो हम यहाँ इसको देखते हैं, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये क्या है, रुबिडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखें तो क्लोराइड आयन कॉमन है, उसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं क्या, लिथियम प्लस, इसी तरह बात करेंगे क्या, सोडियम प्लस, इसी तरह बात करेंगे क्या, पोटेशियम प्लस, इसी तरह बात करेंगे क्या, रुबिडियम प्लस। तो यहाँ इसमें स्पष्ट बोला गया है एक्वेटिक सॉल्यूशन। तो ये एक्वस में है, ये भी क्या है, एक्वस में, ये भी क्या है, एक्वस में, ये भी कितना है, एक्वस में। तो ध्यान देना, एक्वस में क्या देखना है, आयन का माइग्रेशन देखना है। तो मैंने क्या कहा था, छोटा बिकम्स मोटा। दैट मींस अगर यहाँ साइज देखी जाए तो साइज सबसे बड़ी किसकी, लिथियम की, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, सबसे कम रुबिडियम। तो यहाँ देखा जाए तो रुबिडियम जो आयन है उसकी मोबाइलिटी ज्यादा होगी। तो उसकी मोबाइलिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर देखा जाएगा तो मैक्सिमम जो कंडक्टेंस है वो किसकी होगी, रुबिडियम क्लोराइड की होगी एक्वेटिक सॉल्यूशन। याद रखना मेरा तरीका, छोटा बिकम्स उतना ही मोटा इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। क्या कारण है कि सॉलिड NaCl एक बैड कंडक्टर है। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट दी गई है, इट कंटेन्स ओनली मॉलिक्यूल्स। ये तो खुद साल्ट है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स तो वैसे खुद ही है और मॉलिक्यूल्स का कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रेजेंट आयंस। ये आयंस नहीं रखता, गलत बात है। कैसे, क्योंकि NaCl में Na तो Cl माइनस आयन तो पहले से ही है। आदि द आयंस प्रेजेंट इन इट आर नॉट फ्री टू मूव। ये बात मेरे को ठीक लग रही है। कैसे कि में आयंस तो प्रेजेंट है लेकिन आयंस क्या मोशन करने के लिए या फिर माइग्रेशन करने के लिए फ्री नहीं है। इट डज नॉट कंटेन फ्री मॉलिक्यूल्स। यहाँ तो ऐसा कुछ बात बताई गई नहीं है। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये बात बताई गई है कि सॉलिड साल्ट में आयन तो होते हैं लेकिन यहाँ पर मूव करने के लिए फ्री नहीं छोड़ा गया है। जबकि यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पता है दिस इज, अगर मैं इस पर नजर डालूं तो अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें, इसमें वाटर में डिसॉल्व करने पर एक तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड, एक बनता है NaOH। आप ध्यान देना, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है वीक एसिड। और मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो साल्ट बनता है वो साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको। जबकि यहाँ पर NaCl देखें, NaCl पहले से क्या है, 100% आयनाइज होता है NaCl। ये जो बना है इसको भी वाटर में डाल दीजिए। वाटर में डालने पर देखेंगे तो एक तो बनेगा NaOH और एक बनेगा HCl। तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों से बना साल्ट भी क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। नेक्स्ट बात करें KOH की। KOH पहले से क्या है, बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है
बचा कौन, एथेनॉल। तो एथेनॉल होता है कंप्लीट आयनाइज नहीं होता बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वाटिक सॉल्यूशन। ये बताया गया है कि जलीय विलयन में कौन सा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपकी नजर इसमें जाती है, नॉन ऑफ दिस, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं जाए। पहले ए बी सी को देखें। ए कॉपर सब्सट्रेट दैट मींस CuSO4। तो आपको पता है यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ दो आयन बनेगी, एक Cu+2, एक क्या बनेगा सल्फेट आयन। तो यहाँ पर एक्वाटिक सॉल्यूशन में सीधे सीधे लैंग्वेज में है, यहाँ क्यूप्रिक आयन बनेगा, यहाँ सल्फेट आयन बनेगा। तो इट इज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये क्या है, शुगर। शुगर क्या होता है, C12H22 और 11। और शुगर एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कॉमन सार कोई भी सार है, मान लीजिए क्या है AB है, अगर AB को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो A+ और क्या बनेगा, B बनेगा। तो कॉमन सार पे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो कौन है, शुगर। तो आपको पता होगा मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो एक्वाटिक सॉल्यूशन में कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो वैसे ही स्टेज में रहते हैं जैसे वो पहले थे। तो यहाँ देखिए एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ वन सेल डीकंपोज। ये कहा जा रहा है इन चार के एक्वाटिक सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिकल करंट पास किया, पास करने से इन चार में से कौन सा जो सब्सटेंस है जिसमें डीकंपोजिशन होगा, दैट मींस वहां आयंस बनेंगे। तो यहाँ देखिए यूरिया है, दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बी दिस इज ग्लूकोज, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी। डी दिस इज स्लाइटली डीकंपोज, बट सिल्वर नाइट्रेट इज very fast decompose in aquatic solution, that means gives Ag plus or NO3 minus nitrates ion। तो यहाँ पर देखते हैं AgNO3 that means lunar caustic silver nitrate, यहाँ पर decompose होगा Ag plus ion और nitrate ion। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। तो राइट क्या है इसमें, सी। तो ध्यान रखना इस पर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं उन मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एग्जांपल है लाइक दिस यूरिया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो मोस्टली एग्जांपल होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक दिस यूरिया, वेरी फेमस एग्जांपल। या फिर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट मींस सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एनीवे जो भी कार्बोहाइड्रेट है उस पर रखे जाएंगे। Now discuss question next one is non-electrolyte। तो आप ध्यान दे सकते हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, Na+ और Cl- ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह CaCl2 तो Ca+2 और Cl- ये भी आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह एसिटिक एसिड तो ये क्या है CH3CO- एसिड आयन में H दे रहा है। तो इसका मतलब A B C, A भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, B भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, C भी क्या है, D भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। दैट मींस यहाँ जो C दे रखा है ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दैट मींस ऑप्शन नंबर C रहेगा दिस क्वेश्चन। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्योर वाटर, यहाँ किसी बात की है प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए pH कितना होता है भैया, 7। तो बारी बारी से जो आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर pH 7 है तो उसको हम pH की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन क्या है, हैज ए लो बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होगा प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें इसमें फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट कितना हो जाएगा, 212 फारेनहाइट। केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। तो यहाँ पर हम प्योर वाटर का जो क्या बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज ऑलमोस्ट टोटली अनआयनाइज्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आयनाइज्ड भी होता है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, रॉन्ग है।
ऑप्शन नंबर सी इज न्यूट्रल। मेरे को ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि इसके लिए पीएच 7 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अधिक रेडली डिकम्पोज होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिए, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इस प्रकार हमने वीडियो में जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारा चैनल अच्छा लगा है कि इस चैनल में कुछ नई बातें सिखाई जाएगी और ऐसा लग रहा हो कि ये चैनल हमारी बहुत हेल्प कर रहा है केमिस्ट्री और सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड फॉर कंपटीशन एग्जाम नीट आईआईटी जेईई जितना, तो आप अगर ऐसी उम्मीद रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें और उम्मीद करें कि फ्यूचर में ये अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छी मेहनत करें और मेरा साथ दें, मैं भी आपका साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत।